आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में और हम आते हैं द यूनियन पे आते हैं, यानी कि अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ सुनिए सब लोग, राष्ट्रपति के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप लोग? हाँ, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में होता है? सर आर्टिकल 53 में दिया गया है कि 53 52 है सर, 52 से लेकर दिया 78। गया है यस, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, वो चलो ठीक है, होगा। देखिए सवाल पूछा गया था, दो तीन तरह से पूछे जाते हैं। अगर बहुत आसान सवाल आएगा तो आपसे बोलेगा कि भाई ये कौन से भाग में है, तो 5वें भाग में है। ठीक है, पहले भाग में हमारा क्या था, यूनियन वाला था पूरा। ठीक है, सेकंड में सिटीजनशिप थी, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स थे, 4 में डीपीएसपी था, 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था, और 5 में हमारा यूनियन, द यूनियन है, संघ का है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में ये पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है? क्यों होता है इनडायरेक्ट? यस सर, क्यों होता है? सर ये नहीं पता सर, ये नहीं पता कि ये क्योंकि सर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सारे, मतलब फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय ये आया कि राष्ट्रपति को क्या करे राष्ट्रपति का हम। अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता तो उससे 2-3 प्रॉब्लम आती। पहली प्रॉब्लम ये थी कि खर्चा बहुत ज्यादा आता, क्योंकि एक तो देश हमारा गरीब है, दूसरी बात है कि वो ऑलरेडी एक जो लोकसभा चुनाव है उसको वो झेल रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव भी अगर पब्लिक लेवल पे होता तो समझ लीजिए डबल खर्चा आता। एक तो ये प्रॉब्लम ये थी, खर्चे की बहुत दिक्कत थी। दूसरा था कि कॉन्फ्लिक्ट होता दोनों ही, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होती है। अगर दोनों ही चुने हुए होते पब्लिक की तरफ से तो ये होता कि कौन सा जो है वो रियल पावर उसमें है। ठीक है, कौन सा जो है वो रियल रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक का, अगर दोनों ही चुने हुए हैं तो। ठीक है, तो ये रहता है। इसलिए हमारा जो राष्ट्रपति हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। अभी तो नहीं पूछूंगा, लेकिन बाद में आएगा कि ये कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं इसको, जब इनडायरेक्ट इलेक्शन में है तो कौन कौन वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे राष्ट्रपति है वो हेड है ना हमारा? यस सर। नो सर। अब यहाँ पे समझाइए मुझे कि हेड है कि पावर क्या है, उसको थोड़ा समझा दीजिए मुझे। लिखा ना फर्स्ट पर्सन ऑफ। सर राष्ट्रपति के नाम पे सारे काम होते हैं लेकिन करते प्राइम मिनिस्टर। हाँ करते हैं, लेकिन सवाल ही पूछा जाता है कि सर राष्ट्रपति कार्यपालिका सर फॉर्मल हेड होते हैं। मतलब हेड तो होते हैं, प्रधान होता है। हाँ, कंसल्ट पीएम कंसल्ट पे ही काम करते हैं, एडवाइस पे काम। देखिए नहीं ऐसा नहीं है, कंसल्टेंसी। देखिए होता क्या कि फॉर्मल हेड है, मतलब कि औपचारिक रूप से हेड है। जिस तरह से राजा होता है ना, जैसे इंग्लैंड के राजा महारानी है, इस तरह से वो हेड है। ठीक है, उस तरह हमारा राष्ट्रपति है कि कहेंगे तो मेन फर्स्ट पर्सन तो हमारा होगा राष्ट्रपति। मतलब अगर यूपीएससी में सवाल पूछा गया था एक बार कि अगर आपके कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में आपका राष्ट्रपति भी आया है, उपराष्ट्रपति भी आया है, प्रधानमंत्री भी आया है, तब इंडिया भी आया है, पूर्व प्रधानमंत्री भी आया है, पूर्व राष्ट्रपति भी आया है, तो किस तरह से इनकी हायरार्की करेंगे आप? कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे जाएगा? समझ रहे ना? सबसे पहले राष्ट्रपति हो। हाँ, तो जो आप कभी देखना, जब मोदी जी और रामनाथ कोविंद जी दोनों अगर खड़े होंगे तो मोदी जी रामनाथ कोविंद जी को रास्ता देंगे आगे जाने के लिए, वो आगे रहेंगे, वो लीड करेंगे वो। ठीक है ना? तो औपचारिक रूप से तुम्हारा फॉर्मल हेड, ये सवाल, ये शब्द याद रखिएगा, औपचारिक यानी फॉर्मल प्रमुख, ये है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जो पावर है, जो मेन पावर है इस देश को चलाने की, वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। वो किसके पास है? वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। प्राइम मिनिस्टर। गलत, फिर सोचिए। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। काउंसिल ऑफ, ठीक है, ये मंत्री परिषद के पास। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कौन होते हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं?
काउंसिल, अरे मैं पूछूं काउंसिल मिनिस्टर कौन कौन आता है? सर कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या फर्क है? सर कैबिनेट में शायद मेन कुछ मिनिस्टर्स होते हैं 7-8, और काउंसिल में शायद सारे ही मंत्री होते हैं। और कोई इसके कहना चाहेगा? काउंसिल में कैबिनेट मंत्री परिषद और मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ जी, हाँ, जो स्टेट के भी कुछ होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार होते हैं। देखिए इस तरीके की जो 3-4 वैरायटी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है मंत्री परिषद का मतलब है सभी तरह के मंत्री, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े सब मंत्री, ठीक है। मतलब प्रधान इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ऑल टाइप ऑफ मंत्री, जैसे कि आपका कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। आपने कहा स्वतंत्र प्रभार जिसे कहते हैं हम लोग। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि मिनिस्टर ऑफ स्वतंत्र प्रभार है। ये क्या मतलब है इसका? अगर कोई मिनिस्टर है स्वतंत्र प्रभार मिला उसको, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमने जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन किसी को आगे लिख दिया जाए कि फला आदमी क्या है, राहुल गुप्ता स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि उनको अभी कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है, मिनिस्टर बना दिया गया है, बट उनको डिपार्टमेंट नहीं मिला है। अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी भी डिपार्टमेंट में उनको अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिस्टर बना दिया गया है, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ने पे डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर फिर जब तक डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक क्या करेंगे? अमूमन ये जूनियर लेवल के मिनिस्टर होते हैं, साथ में रहते हैं, ये हेल्प करते हैं, जो मेन मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं, ये असिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, कोई यंग है और उनमें मतलब उनका भी एक्सपीरियंस की कमी है, तो किसी बड़े मिनिस्टर के साथ या किसी मिनिस्टर के साथ लगा देते हैं, वो सीखते हैं इस चीज को, फिर वो, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार अमूमन जो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लोग, यंग लोग होते हैं, जिनको भी मिनिस्ट्री का आइडिया नहीं मिला होता है, तो उनको अलग अलग मिनिस्ट्री में अटैच करके जरूरत के हिसाब से जब काम पड़ता है तो फिर उनको उस मिनिस्ट्री में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको अभी हम सवाल क्या बोल रहे थे कि काउंसिल मिनिस्टर क्या होता है? देखिए काउंसिल मिनिस्टर का मतलब क्या है? सभी तरह के मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ठीक है, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे उप मंत्री हो, चाहे डिप्टी मंत्री, कुछ भी कोई तरह का मंत्री, जो अगर मिनिस्टर लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये बड़ा ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल होगा। कितने होंगे ये सवाल बताइए, कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं? सवाल ये आता है, कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं? कितने लोग काउंसिल मिनिस्टर में आ सकते हैं? सवाल आया था 2020 में आया था, आई थिंक 19 में आया था, कई बार आ चुका, पिछले समय तो कई बार आ चुका है। 15% ऑफ लोकसभा सीट, ठीक है, 15% ऑफ लोकसभा, ठीक है, 15, इसमें इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री लगभग 90 लोग जो होते हैं आपका वो होता है 90 लोग जो है वो मिनिस्टर बन सकते हैं। ये किस लिए रखा गया था? ये इसलिए रखा गया था कि ऐसा ना हो जाए कि मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री होती है या मिनिस्टर पद होता है, इसका मतलब एक तरह से वो चुनाव के बाद लालच दी जाए कि भाई आप हमें अगर सपोर्ट करोगे तो हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। तो ऐसा ना हो कि सभी को मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है, कि दो अपने पावर बनाने में आने के लिए वो लोग सभी लोगों को मिनिस्टर बना रहे हैं। तो और इसमें बड़ा मिसयूज हो जाता है, इसमें रिसोर्सेज का मिसयूज है, इसमें आपका जो भी, क्योंकि एक मिनिस्टर के आगे पीछे बहुत लोग लगते हैं ना, सिक्योरिटी लगती है, उसको और ऑफिस देना पड़ता है, तो इस तरह का मिसयूज ना हो तो एक लिमिट छोड़ हाँ 15% का रखा गया, ठीक है। सवाल पूछा गया था इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ध्यान रखना इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, ठीक है। ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का, इसका मतलब क्या होता है? कैबिनेट मुख्य मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है। बहुत ही 7-8 लोग कहते हैं, मतलब 7-8 लोग जो बहुत ही क्लोज होंगे प्रधानमंत्री के, जो बहुत ही एक्सपीरियंस होंगे। आप देखना कि यही लोग जो बड़ा फैसला लेते हैं तो 4-5-6 लोग ही अगल बगल रहते हैं। अमित शाह रहेंगे, अगर आज की बात करते हैं तो मोदी जी के साथ अमित शाह रहेंगे और निर्मला सीतारमण जी रहेंगी, ठीक है ना। ये लोग ही जो होते हैं कैबिनेट के हिस्सा है। कैबिनेट बिल्कुल छोटा हिस्सा होता है, मेन लोग होते हैं, और काउंसिल है बड़ा हिस्सा, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास जो भी पावर है तो राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकता, तो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के माध्यम से अपनी पावर को एग्जीक्यूट कराता है। कुछ भी काम करना होगा तो अपने हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से कराएगा, जिसका हेड होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। कैबिनेट क्या होता है?
किचन कैबिनेट वही कैबिनेट बिल्कुल जो छोटे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल 7-8 लोग होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट। ब्रिटिश टर्म से किचन कैबिनेट बोला गया था, ठीक है। सर कैबिनेट इम्पोर्टेंट होगा ना सर, कैबिनेट क्योंकि हाँ, वो तो मेन लोग 7-8 लोग जो मेन बड़ा फैसला लेते हैं। आप कभी देखेंगे तो जो कभी कोई भी अगर कोई आप सीरीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे, तो आप देखोगे नेहरू जी हैं तो नेहरू जी के साथ पटेल हैं, ठीक है, या 1-2 लोग होंगे, तो जो वो बहुत ही खास लोग 7-8 लोग होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट में, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, हम लोग प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें एमपी चुनते हैं, और एमपी जो है वो मिनिस्टर चुनते हैं, और मिनिस्टर जो होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आता है जो प्रधानमंत्री होता है, नहीं हाँ ठीक है, वो अब लोकसभा के प्रति सामूहिक यानी कलेक्टिव रूप से उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो प्रधानमंत्री है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा लोकसभा का, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तो शायद पूरे मंत्री परिषद के साथ क्या रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद भी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब है उसका? सर वो पीएम जो भी वर्क करेंगे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब असेंबली के लोग। देखिए होता क्या है कि जो हमारा संविधान बनाया गया है या बाकी संविधान बनते हैं, वो ये सोच के बनाता है कि एक आदमी गलती कर सकता है, बट अगर सब लोग मिलकर फैसला लेंगे तो वो फैसला गलत नहीं मतलब गलती नहीं कर सकते। एक सोच होती है कि सब मिलकर काम करेंगे तो गलती नहीं होगी। एक आदमी हो सकता है गलत हो जाए, किसी भी उसको एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज कम हो, या कोई भी और कारण से हो सकता है। तो कलेक्टिवली हम जो भी होता है, हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से हम अपना काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अगर मान लो कोई मिनिस्टर ने गड़बड़ कर दी, किसी मिनिस्टर ने कुछ काम किया, वो गलत किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो सरकार है वो लेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहा था जो गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी होगी, वो उत्तरदायी होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डूबेंगे भी साथ में, तैरेंगे भी साथ में, ठीक है, ठीक है। और ये लोकसभा के प्रति होगा। लोकसभा का मतलब कभी कभी अगर ज्यादा मैटर, आप देखते हो कि कोई आप सरकार देखती होगी कि किसी मंत्री ने कुछ गड़बड़ की और फिर मामला बहुत ज्यादा खराब हुआ, उसके बाद जाके मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि नहीं हम, कई बार ऐसे सरकारें गिर जाती हैं, कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे उससे चीजें हो, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। मतलब कि सब लोग काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से कोई भी अगर एक बंदा गड़बड़ करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सरकार को उठानी पड़ेगी। अब उसको अकेले नहीं छोड़ सकते कि सर जैसे खट्टर सरकार, खट्टर का क्या कर रही है? सर वो खट्टर सरकार ने वो प्रस्ताव, सर हरियाणा में सर उन्होंने अभी वो प्रस्ताव पास किया था, अस्वीकार प्रस्ताव। अच्छा सर आया था ना, अभी न्यूज में आया था। तो सर सरकार हाँ, अविश्वास प्रस्ताव होता है। इसका मतलब क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या मतलब होता है? अविश्वास प्रस्ताव। वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको, अभी पार्लियामेंट वो पढ़ रहे हैं, आगे हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती, मतलब नहीं सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना होता है। प्रस्ताव, अब इसका प्रस्ताव है ये, मतलब प्रस्ताव दिया है, किसी ने रेज किया कि भाई हमें लगता है जो सरकार है वो सदन का बहुमत उसको नहीं मिल रहा है, मतलब वो अपना बहुमत खो चुकी है। तो उसके बाद क्या होता है कि अमूमन सरकार को टाइम दिया जाता है कि वो अपना बहुमत है सिद्ध करे। तो पहले या तो नॉर्मल तरीके से अपना जो जितने लोग होते हैं उसके उनका नाम दे देते हैं, लेकिन अगर संशय होता है तो वोटिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं इसको। कई बार जब सामूहिक उत्तरदायी जब काम होता है, क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हैं, तो ये उसी बीच में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी इसमें आ जाता है, ठीक है। सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात थी सर, हाँ, कि मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या पीएम है वो संसद के प्रति कलेक्टिव, सर इसका मतलब यही तो होगा कि मतलब वो कुछ भी करेंगे तो जब भी मतलब ये सेशन होंगे तो उसमें वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब कि आपने जो भी किया है तो इसका मतलब सरकार नहीं। देखिए, एक मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सरकार को लेनी पड़ेगी। कुछ फैसला लिया जो गलत फैसला ले लिया, जैसे मान लो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है,
उन्होंने कुछ काम किया, वो गलत काम हो गया, वो उससे देश को नुकसान हुआ, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सरकार को लेनी पड़ेगी कि भाई हमारा ही मिनिस्टर था ये, और हम लोग सब इसमें इनके फैसले में हम लोग भी साथी है इसके, मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होती है। नहीं तो ये बात तो वो लोकसभा में कहेगा ना, मतलब पीएम कहेगा तो लोकसभा के प्रति ही होते हैं ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा में पूछ सकते हैं, लेकिन सरकार एज अ कलेक्टिव काम करती है, इंडिविजुअल नहीं करती है। ये नहीं बोल सकते अरे हाँ कि निर्मला सीतारमण ने गलत किया तो वो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो नहीं है, हाँ टीम का हिस्सा है वो। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, इसका क्या मतलब? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, देखिए जो सरकारें होती है ना वो लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होती हैं, राज्यसभा की नहीं होती हैं। सरकारें जो बनती हैं आप देखोगे कि अगर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर देती हैं, ठीक है, लोकसभा में तो सरकार बन जाती है। कोई भी पार्टी या कोई भी कोलिजन जो है वो अगर लोकसभा में 50% से ज्यादा सीटें लाता है तो ही प्रधानमंत्री बनेगा उनका पार्टी का आदमी। इस समय मोदी जी जो है वो 300 से 350 सीटें उनके पास हैं, ठीक है, मतलब कि 50% से ज्यादा अगर एमपीज हैं, ठीक है, मतलब बीजेपी के पास 50% से ज्यादा, यानी लोकसभा के 50% से ज्यादा, लोकसभा 245 होती है, प्लस इसमें से जो इसकी 50% 271 होता है, तो 271 सीटें अगर एमपीज जो हैं एक पार्टी के किसी पार्टी के होंगे तो उसका आदमी ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसका मतलब था लोकसभा के लिए। अभी बीच में 2-3 साल पहले की बात है, मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्योंकि 50% से ज्यादा एमपी लोकसभा के बीजेपी के थे, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम राज्यसभा में वो माइनॉरिटी में थे, ठीक है। राज्यसभा में अगर देखा जाए तो जितने लोग थे उसमें 50% से कम जो थे वो एमपी बीजेपी के थे, कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के थे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो फिर उनको नहीं बनना चाहिए था फिर राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में तो उनके 50% से कम लोग हैं उनके पास। तो लेकिन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, हम लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा का चुनाव का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है, उससे सरकारें नहीं बनती हैं, लोकसभा से ही सरकार बनती है, गिरती है, क्योंकि ये चुन के आते हैं। राज्यसभा, ठीक है ना, तो अगर सरकार को इसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है तो वो लोकसभा में ही पारित होगा, वो राज्यसभा में नहीं आएगा। वो नॉन कॉन्फिडेंस कौन सा, लोकसभा के अंदर नॉन कॉन्फिडेंस है हमें, ठीक है। सरकार को अगर कुछ अपना बहुमत सिद्ध करना होगा तो लोकसभा में ही करेगी, राज्यसभा में नहीं करेगी। राज्यसभा इसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा के ऊपर मेंस में सवाल आता है कि राज्यसभा का रोल क्या है। अगर सारे काम लोकसभा के हैं तो राज्यसभा का रोल क्या है। 2018 में मेंस में आया था सवाल ये, ठीक है ना। तो सर राज्यसभा तो सर राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें, हाँ, तो ये सब लिखना होता है, कई चीजें होती हैं। राज्यसभा इसके चुनाव के लिए उत्तरदायी होती है, साथ में आपका जो ऑल इंडिया सरकार, राज्य सरकारें बनती हैं, हाँ सर राज्य सरकारें भी इसके प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं दायित्व होता है। क्यों, राज्य सरकार का, लेट्स सपोज जैसे यूपी गवर्नमेंट है, यूपी सरकार है, योगी सरकार की, तो उनसे क्या मतलब राज्यसभा से? आप लोग समझ नहीं पाए राज्यसभा क्या होती है? लोकसभा के बारे में पता है? यस सर, लोकसभा राज्यसभा पता है। लोकसभा राज्यसभा पता है ना। अब लोकसभा का मतलब, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं एमपीज, यानी कि जिस तरह चुनाव हमारे लोग कहते हैं ना, आम चुनाव कहते हैं, यानी कि लोकसभा जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उसे हम कहते हैं लोकसभा चुनाव। यानी कि आपको हर मतलब एमपी चुने जाएंगे, जो लोकसभा पहुंचेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लोकसभा पहुंचेंगे वो लोग, और वो लोग फिर अपना नेता चुनेंगे जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, लोकसभा वाले, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। जो राज्यसभा का मेंबर होगा, राज्यसभा का एमपी होगा, उसको भी एमपी बोलते हैं, एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ लोकसभा, ऐसा होता है। तो राज्यसभा का जो मिनिस्टर होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो उसके चुनाव अलग तरह से होते हैं, वो होता है स्टेट के लेवल से। जैसे कि लेट सपोज यूपी है, यूपी में अमूमन देखिए कि 33 एमएलए के ऊपर एक एमपी आएगा, 33 एमएलए के ऊपर एक बंदा जो है वो राज्यसभा में जाएगा। जैसे कि अगर मान लो समाजवादी पार्टी के पास 100 वो है, 100 एमएलए हैं। एमएलए का मतलब चुनाव पता है ना, जो छोटा चुनाव होता है, स्टेट का छोटा चुनाव, जिसमें चीफ मिनिस्टर, तो एमएलए चुने जाते हैं विधानसभा में, वो विधानसभा में रहेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी बनाई गई है राज्यसभा की विधानसभा की। तो लेट्स सपोज 33 एमएलए के ऊपर एक बंदा जाएगा। तो अब मान लो समाजवादी पार्टी के पास 100 एमएलए हैं, तो उनके 3 लोग जाएंगे, और 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, आप और हम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसका राज्यसभा को जो बेसिकली बनाने का मकसद क्या था, राज्यसभा को जब ये बात आई कि सदन 2 होने चाहिए कि 1 होना चाहिए, यानी कि लोकसभा ही सिर्फ हो कि राज्यसभा भी हो, तो ये महसूस किया गया कि इतने बड़े देश में
अगर डेमोक्रेसी ढंग से पहुंचानी है हमें आम आदमी तक, और स्टेट्स वगैरह अपना आपस में यूनियन के साथ एक सहयोग कर सकें, तो हमें राज्यसभा भी बनानी पड़ेगी। सिर्फ लोकसभा के बल पे हम इतने बड़े देश को चला नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोदी जी मान लो बीजेपी के हैं और थोड़े से बीजेपी पार्टी है, वो लेट सपोज एग्रेसिव पार्टी है, मैं किसी पार्टी को मतलब नहीं बोलने आ रहा, हट एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लो वो ऐसा एक कोई कानून पारित करते हैं हीट ऑफ द मूवमेंट पे, यानी कि जोश में आके या कुछ भी आके, आवेश में आके, कुछ भी करके, ठीक है, बनाते हैं, और उनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, तो पास हो जाएगा बिल, ठीक है, बिल तो पास ही हो जाएगा। तो लेकिन जब राज्यसभा जाता है, अगर राज्यसभा रहेगी और तो राज्यसभा क्या करेगी, बिल राज्यसभा के पास जाएगा, तो बिल जब वहां जाता है तो ये माना जाता है कि जब बिल वहां पहुंचेगा तो राज्यसभा में डिबेट होगी और थोड़ा समय मिलेगा, जिसमें अगर आवेश में अगर कोई फैसला लिया गया होगा तो उसको हम पलट सकते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा का रोल कई चीजों में आता है, तो इसमें एक रोल ये है कि लोकसभा में अगर आवेश में लिया गया कोई बिल पास कर देते हैं, तो राज्यसभा में जब जाएगा तो जितने दिन 10-15 दिन 20 दिन रहेगा वहां पर बिल, वो इतने दिनों में वो डिबेट करके अगर लगा रहा होगा कि आवेश में लिया गया है, गलत फैसला लिया गया है, तो उस चीज को हम रोक सकते हैं वहां पर। तो एक तरह से काउंटर चेक भी हो जाता है वो उसका लोकसभा के ऊपर, एक तरह से चेक करते हैं। राज्यसभा में सर कौन कौन लोग होते हैं? अब मैंने जैसे कहा कि इसमें आपके एक तो होते हैं एमएलए नहीं होते हैं। देखिए एक सिस्टम इसका बनाया गया है कि मान लीजिए किसी पार्टी के पास, हर स्टेट का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में क्या है, 30 या 33 एमएलए के ऊपर एक राज्यसभा एमपी है, यानी कि अगर किसी पार्टी के पास 33 एमएलए हैं तो वो अपना एक आदमी राज्यसभा भेज सकता है, ठीक है, समझ गए। अगर मान लो किसी के पास 100 एमएलए हैं तो वो 3 बंदे एमएलए भेज सकता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये चुनाव ऐसा हो गया। दूसरा चुनाव होता है जो आप लोग 12 लोग चुने जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में महारथी होते हैं, तो वो भी राज्यसभा में आते हैं, ठीक है। वो किसी साहित्य में अच्छे होंगे, साइंस में अच्छे होंगे, है ना, इस तरह के लोग होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर चुने गए थे, या जो रेखा चुनी जाती हैं, या इस तरह के एक्टर्स चुने जाते हैं, तो वो 12 लोग जो चुने जाते हैं जो अलग अलग फील्ड में होते हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं लेकिन अलग अलग फील्ड में होते हैं। कोई साइंटिस्ट होता है, कोई एक्टर होता है, तो कुछ स्पोर्ट्समैन होता है, तो वो लोग भी अपने सहयोग कर सके, ये सोच के 12 लोग चुने जाते हैं हर 6 साल के लिए, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो वो भी अब, क्योंकि अब देखिए तेंदुलकर है, महान आदमी है, लेकिन वो चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे ना, वो उनको, क्योंकि पॉलिटिशियन तो अलग होता है। अब ऐसे लोग जो कि हैं तो बहुत काबिल, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक विंडो बनाई गई कि यार वो लोग भी आगे पार्लियामेंट में आ सकें वो लोग, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो 12 लोग जो चुने जाते हैं, अमूमन देखेंगे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं। कोई सोशल वर्क फील्ड में होता है, समाज सेवा वाले फील्ड में होगा, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, तो कोई साइंटिस्ट होता है, तो इनका भी तो कंट्रीब्यूशन होता है ना इसमें। अगर ऐसे करेंगे तो इसमें से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं मैक्सिमम? 12 हो जाते हैं सर, ठीक है। मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकते? नहीं, 12 ही चुने जाएंगे। और ये 12 क्यों, कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया, ये बताइए। मैं पढ़ा था, मतलब वैसे पूछ रहे हैं, वैसे सर पूछ रहे हैं। 12 लोग जो चुने गए हैं वो कहाँ से, किस, ये कॉन्सेप्ट जो कहाँ से लिया गया है, ये किस देश से लिया गया है? किस देश से? हाँ, किस देश से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है? किस देश के संविधान से ये हमने लिया है कि हम लोग 12 लोगों को नॉमिनेट मेंबर बनाएंगे? इन्हें कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। एक होता है इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर वो होते हैं जैसे चुनाव जीत के आते हैं लोकसभा। आयरलैंड, बिल्कुल आयरलैंड, ठीक है ना। सवाल आता है आपको, आयरलैंड ये, ठीक है। अब ये हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अनुच्छेद 52 में बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ये आर्टिकल 52 याद रखिएगा। कभी बार मैच द फॉलोइंग में एक बार सवाल पूछा गया था कि 52 का मतलब क्या होता है। अमूमन आर्टिकल के ऊपर एक सवाल बन जाता है। तो शुरुआत के टाइम पे, अब तो मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे वाला आर्टिकल ज्यादा नहीं लगे, लेकिन कुछ साल पहले शुरुआत के आर्टिकल आते थे कि आर्टिकल 19 क्या होगा, आर्टिकल 50 क्या होगा, आर्टिकल 52 क्या होगा। तो आर्टिकल 52 जो है वो भारत कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति अगर है तो उनमें और भारत के राष्ट्रपति में क्या फर्क है? सर वो प्रधानमंत्री का भी कार्य करता है। नहीं, गलत हो गया। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो ब्रिटेन के सम्राट के इक्वल होता है। हाँ, ठीक है। सर ब्रिटेन में ना राजतंत्र है,
मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, जबकि भारत में गणतंत्रता है तो वो चुना जाता है। बहुत अच्छी बात है, बस यही सुनना चाहता था। देखिए जो आप लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है रोहित जी। देखिए अब क्या है कि ब्रिटेन में जो वहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, ध्यान रखिएगा, वहाँ के महारानी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री है बट राष्ट्रपति कोई नहीं है वहाँ पर, वहाँ महारानी है। और जो हमारे महारानी, जो ब्रिटेन में महारानी है वैसा ही हमारे देश में राष्ट्रपति है। लेकिन फर्क यह है कि वहां पे महारानी का चुनाव नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, यानी प्रजातांत्रिक कंट्री तो है, बट वो गणतंत्र कंट्री नहीं है। लेकिन इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है कि उसका जो हेड पोस्ट होगी उसका चुनाव होगा। वो बाप अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है तो बेटा राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बेटा बन सकता है बट उसे पूरा प्रोसेस में आना पड़ेगा उसको। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं है। ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति बन गया तो उसका बेटा ही बन जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में वहां पर एक तो राष्ट्रपति होता नहीं है, वहां पर होती है महारानी, और महारानी का चुनाव नहीं होता है। चलिए अनुच्छेद 53(1) 52 क्या है पहले तो 53 हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। The executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the। यानी कि देखिए यूनियन की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी राष्ट्रपति के अंदर होगी, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा होगा। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कोई बिल आया, देखिए बिल बनाना क्या कौन सी पावर हुई है? अगर कोई कानून बनाना है तो उसे क्या बोला जाएगा? कानून बनाने की कौन सी पावर है? ये लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब कि आप कोई कानून बना रहे हो तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर एक कानून बनाते हैं, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। अब वो कानून बन गया तो उस कानून को इम्प्लीमेंट भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, तो हम इसे बोलेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। अब कोई कानून को एग्जीक्यूट करना यानी कि उसको लागू करना, ये सरकार की वो होती है, जिम्मेदारी होती है। हमने कानून तो बना दिया लेकिन कानून को लागू भी तो करना है ना, तो इसीलिए सरकार चुनी जाती है। इसीलिए आप देखते हो कि सरकार चुन रही है कानून, है ना। उस चीज को लागू करने के लिए सबसे जो मेन होता है वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर का जो हेड है वो राष्ट्रपति है। कहने को राष्ट्रपति है लेकिन वो राष्ट्रपति का जो काम है वो मंत्री परिषद करता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसका हेड होता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति है वो उस कानूनों को, एग्जीक्यूटिव पावर को लीड करेगा, हेड होगा राष्ट्रपति, लेकिन कहने को हेड होता है बट मेन पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री अपने जो बाकी मिनिस्टर के साथ मिलकर कोई भी कानून को लागू करते हैं, लेकिन टेक्निकली और वैसे राष्ट्रपति होता है, वो हेड होता है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, sir. है ना, कि जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में कैप्टन, जैसे लेट्स अगर आज की बात करते हैं, मान लीजिए कि अजिंक्य रहाणे जो है वो कैप्टन बन गए, लेकिन विराट कोहली भी उस टीम में है, तो कहने का तो अजिंक्य रहाणे होंगे मेन कैप्टन, लेकिन जो रियल पावर होगी वो विराट कोहली के पास होगी, ठीक है। वो फैसला ले रहा होगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे 56 है, राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। नहीं, गलत है ये। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, इसका मतलब क्या है? सर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। सर आपातकाल वाली स्थिति में राष्ट्रपति मतलब सबको कमांड दिया कैसे करना? आपातकाल की स्थिति में जो जितने भी सेना है, लोकसभा, आर्मी, नेवी, ठीक है, और एयरफोर्स, तीनों मिल जाती हैं और जो राष्ट्रपति होता है वो हेड हो जाता है उसका। तो इमरजेंसी लग चुकी है, सारे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, सबकी पावर खत्म, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति की पावर होगी, राष्ट्रपति मेन होगा और पूरी सेना को लीड कर रहा होगा वो, ठीक है। ये चुनाव उसमें है, ये आपका वॉर के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे है, ठीक है। किस टाइप की इमरजेंसी लगेगी है? नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल? इन तीनों में से कौन से इमरजेंसी लगेगी तब जाके ये राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर बनेगा?
प्रेसिडेंट रूल। नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। 352। जी 352। और जो प्रेसिडेंट रूल बोल रहे हो ना, राष्ट्रपति शासन, वो 356। और जो आप फाइनेंस इमरजेंसी बोल 360। और जो फाइनेंस बिल है, यानी वित्तीय जो इमरजेंसी है, वो आज तक लगी नहीं है इंडिया में। इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा बवाल हो जाए, बहुत देश में पैसे की बहुत कमी हो जाए, तो ये इमरजेंसी लग जाएगी, तो सैलरी वगैरह कम हो जाती है इसमें अंदर। ठीक है, तो अभी पिछले साल ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद पहली बार वित्तीय इमरजेंसी लग जाएगी, कि कोरोना के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था सरकारों को। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या लगा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है कि राष्ट्रपति शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। हाँ, इसका मतलब क्या होता है राष्ट्रपति का मतलब? इसका मतलब क्या होता है? वैसे बढ़ाएंगे इमरजेंसी में, हाँ। वो स्टेट डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंदर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? राष्ट्रपति रूल करेगा। कैसे? सारे फैसले राष्ट्रपति लेंगे। क्यों होगा? राष्ट्रपति क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? जब सर अगर राज्यपाल ये बताए कि पर्टिकुलर स्टेट की जो कंडीशन है, वो आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तब राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो समझिएगा। सर अभी पौंडीचेरी का भी तो यही हुआ था, जब वहाँ किरण बेदी ने ठीक है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, गवर्नर ये बोले कि भैया जो सरकार बनी है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, और इसको हटा के आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, तो ये लगता है 356। अमूमन आर्टिकल 356 का बहुत मिसयूज किया जाता है। ठीक है, अब तो थोड़ा कम हो गया, बीच में 90s के दशक में, उससे पहले दशक में जो सेंटर में होता था, सरकार होती थी, वो क्योंकि राष्ट्रपति उन्हीं का आदमी होता है जो सरकार होती है, तो किसी राज्य की, मान लीजिए किसी राज्य की सरकार बनी हुई है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी हुई है, तो वो आर्टिकल 356 के माध्यम से उस सरकार को गिरा देते थे और राष्ट्रपति शासन लगा देते थे उसमें। और इसमें सभी लोग भागीदारी है, हमारे सभी पार्टी के लोग, कांग्रेस और बीजेपी, सबने ये काम किया हुआ है। जैसे नेहरू ने भी काम किया, नेहरू 359 में नेहरू ने एक ही गलत काम किया था, उसमें यही काम था कि 1959 में उन्होंने केरल में, जहां पर सीपीआई यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो वहां पर उन्होंने ये राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन उन्होंने 1959 में लगाया था, तो ये थोड़ा मिसयूज उन्होंने किया था इस चीज को, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए खैर, ये होता है। तो तीनों फर्क समझ में आ गया आपको? ठीक है, अच्छा। और अब हमारे जो इमरजेंसी लगी थी, वो किस बात पे लगी थी? जो इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में 1975 में, इंदिरा गांधी लगाई थी। उसके बाद क्या इसमें क्या चेंज आया था इसके अंदर? इमरजेंसी वाले प्रावधान में एक चेंज आया था, इसके अंदर क्या चेंज आया था? दंगे वगैरह हो रहे शायद, इस वजह से। जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक नहीं लगा सकते। क्या मतलब इसका? आंतरिक विद्रोह ऐसा कहा गया। हाँ, सुनिए, जो प्रोसीजर था, मूल संविधान का था, मेन जो संविधान था, उसमें लिखा था कि आपका आंतरिक प्रॉब्लम रहेगी, मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस रहेगा। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के मतलब तो बहुत कुछ होता है कि भाई लोग हड़ताल कर रहे हैं, लोग थोड़ा बहुत सड़क पे आ रखे हैं। ठीक है, ये तो हर देश में होता रहता है ना ये। अच्छा, हुआ क्या था, मैं अगर याद होगा, परसों मैंने क्या बताया था आपको कि परसों कि जब इमरजेंसी लगी थी, वो हमने बांग्लादेश से हमने कॉपी किया था। बांग्लादेश वालों ने पहले लगाई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि अच्छा ये भी चीज हो सकती है, तो इंदिरा गांधी ने यूज किया। तो वहां पर भी था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होगी तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। अब चूंकि इंदिरा गांधी को उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी 1975 में, उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया था, तो उन्होंने इसी क्लॉज को इस्तेमाल किया और देखा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लेते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। उसमें बंगाल के एक मुख्यमंत्री होते थे उनके, तो उन्होंने एडवाइस दिया था कि आप ये भी आप यूज कर सकते हो। जब ये इमरजेंसी लग गई, 2 साल चली, उसके बाद जब बदलाव आया तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह लिखा आर्म्ड रेबेलियन, मतलब सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। आप इमरजेंसी लगा सकते हो, बट ये नहीं कि डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो गया तो दिखा दिया, बकायदा मेरा सड़क पे गृह युद्ध की स्थिति बन गई हो, लोग हथियार लेके घूम रहे हो सड़क पे, सशस्त्र विद्रोह। जब इतनी सिचुएशन खराब होगी तभी आप लगा पाओगे, ऐसे वरना नहीं लगा पाओगे आप। समझ में आया फर्क इसका? और पूरी शक्ति भी नहीं है अब राष्ट्रपति के पास। हाँ, क्यों, क्या मतलब इसका? अब तो सर वो कैबिनेट मंत्रिपरिषद, हाँ ये सर वो से मशवरा लेकर, हाँ सर, ठीक है।
जी रिटर्न। फटाफट बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं? राष्ट्रपति सर एक मिनट में विधानसभा और राज्यसभा के वो निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। और सर सारे एमपीज और एमएलए, लेकिन एमएलसी के एमएलए नहीं होते सर। देखिए उसे एक ही मिनट रह गया और नॉमिनेटेड कल के छोड़ूंगा। देखिए ये लाइन सुनिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, इलेक्टेड मेंबर नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है। जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, जो चुने गए होंगे इलेक्शन के माध्यम से, किसी के माध्यम से, तो चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, चाहे विधानसभा के, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर थे, ठीक है, नॉमिनेटेड थे ना, रेखा, सचिन तेंदुलकर लोग होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी इनका रोल नहीं हो सकता। लेकिन एक और भी आता है, जब राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट आएगा तो वहां पर ये लोग इंक्लूड हो जाएंगे, वहां पर पूरे टोटल मेंबर लिखे होते हैं वहां पे। वहां मतलब कि राष्ट्रपति को चुन नहीं सकते बट उसे निकाल सकते हैं, ठीक है।